स्वागत है बच्चों आपका फिर से समर्थ परिवार में। हम पढ़ रहे थे अपना जो सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, प्रिंसिपल्स के, और उसके नेचर एंड सिग्निफिकेंस के बारे में देखा था। टेक्निक्स क्या होती है और प्रिंसिपल क्या होता है, उनमें डिफरेंस देखा था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूज़, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स जिन्होंने दिए हैं, हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट को, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेनरी फेयोल जिनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में जिनका जन्म हुआ था, और इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इनके प्रिंसिपल्स है 14 प्रिंसिपल जो इन्होंने दिए थे। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फेयर रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, एस्पिरिट, दी कॉर्प्स। ये इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रिंसिपल है अपना डिवीजन ऑफ वर्क। एज पर दिस प्रिंसिपल द वर्क शुड बी डेलीगेटेड टू पर्सन हु कैन डू इट इन द बेस्ट वे विच रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क में कि ऐसा काम जो कोई एक्सपर्ट अच्छे से कर सकता है, जिसके पास उसकी स्पेशलाइजेशन है, उसको वो काम देना चाहिए। और जो काम है, वर्क है, वो किस में डिवाइड करे? उसको डिवाइड करे छोटी छोटी यूनिट्स में और टास्क में, ताकि वो काम जल्दी हो सके और अच्छे से हो सके और एफिशिएंट तरीके से हो सके। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या हो गया? कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड करना और छोटे छोटे टास्क और यूनिट्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट जो है इनका प्रिंसिपल वो है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी बट उसको कोई भी ऑथोराइजेशन नहीं मिला किसी काम को, उसको डिसीजन लेने के लिए उसके पास कोई पावर ही नहीं है, तो वो अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसको बोल दिया एक कोई भी है, इसको रॉ मटेरियल, इसको बोल दिया कि आपको प्रोडक्शन करवाना है प्रोडक्शन मैनेजर को, बट रॉ मटेरियल जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब इसके पास पावर ही नहीं है कि वो रॉ मटेरियल ख़रीद पाए। ठीक है, तो उसमें डिले होगा, वो ऊपर जाके बोलेगा, फिर उसमें डिले होगा। तो इसके पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, और ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में एक बैलेंस हो सके। ठीक है, तो अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव कमांड। उसके पास एक कमांड होनी, उसके पास पावर होना चाहिए ताकि वो कमांड दे पाए। रिसीव ओबीडियंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट से वो रिपोर्ट ले सके। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स when a person accountable for the duties assigned to him, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हेनरी फेयोल का जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट है, रेगुलेशंस है, रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग चलना। वो सबके लिए हैं, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए, लोअर लेवल में जो भी एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके लिए ही नहीं है, वो सभी के लिए सेम होने चाहिए। तो एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जो भी एम्प्लॉयमेंट का जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही उनको चलना चाहिए। ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग चले। एक टाइम मैनेजमेंट डिसाइड कर दिया है, एक टाइम डिसाइड कर दिया है, तो उसी टाइम के ऊपर आना चाहिए। जैसे 10 to 5 का टाइम है, तो कोई 10:30 आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, ईच एम्प्लॉई शुड हैव ओनली वन बॉस फ्रॉम whom he she gets order, instructions and is
अकाउंटेबल टू। एक एम्प्लॉय है या एक पर्सन है, उसका एक ही बॉस होना चाहिए। अगर उसमें ज़्यादा बॉस होंगे तो वो किस किस की बात सुनेगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना ज़रूरी है, ठीक है। अपन देखते हैं कि ये एक बॉस है, यहाँ पे उसके जो सबॉर्डिनेट्स है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो कमांड मिल रही है वो एक ही पर्सन से मिल रही है, इनका एक ही बॉस है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे इनके 2 बॉस हो जाए या 3 हो जाए तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब ये किस किस की बात सुनेंगे। अब एक ही टाइम पे ये बोलेंगे, ये बोलता है कि ये काम मेरे को अभी कंप्लीट करके दो 1 घंटे में, ये भी सेम टाइम पे यही काम बोल दे, तो फिर ये काम नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो देयर शुड बी 1 बॉस फॉर 1 पर्सन। तो ईच एम्प्लॉय शुड हैव ओनली 1 बॉस, और वो उसी के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, the work and effort of organization as a whole must be in the same direction। जो ये यूनिटी ऑफ कमांड है, इससे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डिफर है। ये इस तरीके से डिफर है, इसके अंदर बात करते हैं 1 बॉस फॉर 1 पर्सन। इसमें जो अपन बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके जो एफर्ट्स है वो एक सेम डायरेक्शन में होने चाहिए फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए उसके जो डायरेक्शन है उनका एफर्ट्स का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किसकी बात करता है, एफर्ट्स जो एम्प्लॉयज़ का है वो सेम डायरेक्शन की बात करता है। नेक्स्ट जो अपना प्रिंसिपल है वो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उससे ऊपर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब गोल के लिए काम करता है, खुद के लिए काम करता है, खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। इंडिविजुअल का इंटरेस्ट के लिए वो बारे में सोचता है, बट वो एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मैनेजर है, उसको अथॉरिटी मिली है, या एम्प्लॉई है, वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचकर किसी एक अपने रिलेटिव्स को टेंडर दिलवा देता है, ठीक है। तो वो या फिर कोई भी सप्लायर है वो मतलब उसका एम्प्लॉई का जानकार है, ठीक है, लेकिन वो सप्लाई उससे ले ले कोई फ़र्क नहीं है, बट वो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से बढ़ के ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल बात करता है इस बारे में। नेक्स्ट जो है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, फेयर एंड इक्विटेबल वेजेज आर टू बी पेड टू द एम्प्लॉयज़ टू एंश्योर देयर सेटिस्फेक्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको जो उनका वेजेज मिलता है, सैलरी मिलती है, वो फेयर होना ज़रूरी है, ताकि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। फिर जब वो उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तभी वो प्रोडक्टिविटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ पाएगी, ठीक है। तो हेनरी फेवल का ये नियम किसकी बात करता है, फेयर वेजेस की बात करता है टू द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी है, पावर है, वो किसके पास है, फ्यू पर्सन्स के पास है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्हीं के पास है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका मतलब है जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो अलग अलग लेवल पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट इनके पास, अगर सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो जो जितनी भी अथॉरिटीज़ है वो किसके पास है, टॉप लेवल के पास है। लेकिन उसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मैनेजर होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता जाता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है, ताकि जो किसी भी वर्क में डिले ना हो। डिसीजन है जो वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, अलग अलग लेवल के मैनेजमेंट है, वो वहाँ पे डिसीजन ले पाए, ताकि कोई भी डिले ना हो और जो वर्क है वो स्मूथ तरीके से चलता जाए।
नेक्स्ट जो है अपना स्केलर चेन। स्केलर चेन किसकी बात करता है? ए चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन मस्ट एग्जिस्ट दैट फ्लोज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट लेवल टू अवॉइड चाओस एंड डिले। जो ऊपर का जो लेवल का मैनेजमेंट है वहाँ से लेके और एक चेन के थ्रू उसका इंफॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन है वो उस तरीके से होना ज़रूरी है। इसे अपन देखते हैं कि ये एक डायरेक्शन है जिसमें जो टॉप लेवल से हाईएस्ट लेवल से और लोअर लेवल के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती जाती है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और इसके पास पहुँच रहा है। इसमें कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जिसमें ये क्या होता है, जो अगर ये रिपोर्टिंग करना होता है तो इसको करेगा, ऑर्डर लेगा तो इससे लेगा, डायरेक्ट इसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इमरजेंसी हो गई तो अगर इसमें सी को क्यू से कम्युनिकेट करना है तो इसके थ्रू अपन जाएंगे तो उसमें डिले होगा। इसके लिए हेनरी फेवल ने क्या एक नियम बताया, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जो किसका स्केलर चेन का एक पार्ट है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये जो सी है वो क्यू से डायरेक्ट बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब आदेश। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है सही क्रम में, सही क्रम में या सही जगह पे। ऑर्डर का मतलब है जो भी थिंग्स जो रखी हुई है वो अपने एक सही जगह पे रखी हुई है, जो भी पर्सन है वो अपने ही एक जगह उसकी डिसाइड कर रखी है, वो वहीं पर ही रहे। ठीक है, देयर मस्ट बी ए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग एवरीवन इन हिज इंटेंडेड प्लेस। कहाँ पे होना चाहिए? अपने जो उसको जगह बता रखी है वहीं पे होना चाहिए। एक जैसे टूल बॉक्स बना रखा है, अब उस टूल बॉक्स में टूल रखे हुए होने चाहिए, वहीं होने चाहिए, और उस टूल बॉक्स को कौन मेंटेन करता है वो पर्सन वहीं पर होना चाहिए। ठीक है, और उसका अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वही उसके बारे में बताएगा। ऐसा नहीं कि टूल बॉक्स में जाके अपन खोले और टूल बॉक्स में टूल ही नहीं मिले। ठीक है, तो देयर मस्ट बी प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन दूर होगा और जो वर्क है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा और जो परफॉर्मेंस है, वर्क परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी मतलब सबका साथ सबका विकास। ये क्या बात करता है? काइंड जस्ट एंड फेयर बिहेवियर ऑफ मैनेजर टूवर्ड्स वर्कर्स क्रिएट्स ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। जो सुपीरियर और जो सबॉर्डिनेट्स है उनमें फ्रेंडली बिहेवियर बनाने के लिए इस प्रिंसिपल का इजाद किया गया। ठीक है, तो जो मैनेजर है उनको क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए, और उनका बिहेवियर है जो फेयर बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, कास्ट रिलीजन के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं हो, इसके लिए इक्विटी ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, कास्ट, रिलीजन, भाषा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब है जो टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉय को जो निकालना या फिर उनको भर्ती करना वो फ्रिक्वेंटली नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, जो रोटेशन है, उनका ट्रांसफ़र है, वो फ्रिक्वेंटली नहीं होना चाहिए। उनको स्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए। अगर वो सेटल हो गए, सेटल होने के बाद में जब अच्छी तरीके से वो काम करने लग गए, उन्होंने वर्क को समझा है, उसके बाद में जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने लगती है और उसी टाइम अगर उनको निकाल दिया जाए, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर should be reduced to ensure effectiveness and efficiency। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये इसको टर्नओवर को रिड्यूस करना ज़रूरी है।
नेक्स्ट जो है इनिशिएटिव मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ है उनसे आइडियाज़ ले, सजेशन ले कि आप मतलब उनको इंक्लूड करें एक मैनेजमेंट में। जब भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उनसे भी कुछ सजेशन लिए जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि डिसीजन जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, उनके सजेशन को देखा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, बट एम्प्लॉयज़ में ये भी नहीं होना चाहिए कि हमने जो सजेशन दिया था उसको इंक्लूड नहीं किया था। वो जो डिसीजन जितने भी लिए जाएंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिया जाता है। इसलिए इनिशिएटिव क्या है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। एम्प्लॉयज़ नीड टू बी मोटिवेटेड टू पुट फॉरवर्ड देयर आइडियाज़ और सजेशन एंड एग्जीक्यूट देम। ठीक है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो भी अपने आइडियाज़ दे, सजेशंस दे। तो इनिशिएटिव जो प्रिंसिपल है इसके बारे में बात करता है। लास्ट जो हेनरी फयोल ने दिया है एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब है टीम स्पिरिट। ठीक है, एस्पिरिट द कॉर्प्स इज ए फ्रेंच वर्ड विच मीन्स टीम स्पिरिट। ये है कि 100 यूनिट्स बनाने के लिए दिया गया एक यूनिट को जिसमें 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स है, अगर इन 10 मेंबर्स को काम करना है, 10-10 यूनिट बनानी है इनको। बट अगर दो मेंबर जो है अगर बीमार पड़ जाते हैं तो इन 8 को क्या करना चाहिए, इस 100 यूनिट्स को डिवाइड कर लेना चाहिए कि हम इस काम को पूरा करेंगे एज ए टीम। ठीक है, तो ये टीम स्पिरिट होना ज़रूरी है। ये इसका हेनरी फयोल का लास्ट प्रिंसिपल था। ठीक है, तो ये अपने कुछ प्रिंसिपल्स है हेनरी फयोल ने जो दिए थे। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो पढ़ेंगे FW टेलर है उनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और साथ ही हम इसके MCQs करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।